हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं प्रकाश सर नेक्स्ट एंकर के माध्यम से आप लोगों को आज अब 10th का पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा। 10th में बेसिकली आपके 4 चैप्टर हैं जो कि आपको पढ़ने हैं, बोर्ड्स में वहीं आएंगे। पहला लाइफ प्रोसेस, दूसरा आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तीसरा रिप्रोडक्शन, चौथा हेरिडिटी और पांचवा अवर एनवायरनमेंट है। वो रटने वाला चैप्टर है, वो इतना कुछ नहीं है, वो रटने से हो जाएगा। बाकी जो आपका पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, वो आज हम आपको पढ़ाएंगे। बाकी ये बस इसीलिए है कि आप लोग बोर्ड्स के पहले, बोर्ड भी आप लोगों के आने वाले हैं, बोर्ड के पहले एक बार क्विक रिवीजन के लिए इसको आप इस वीडियो को देख लीजिए और आराम से पेपर देने जाइए, सब कुछ निकलेगा आराम से। तो आइए शुरू करते हैं आज 10th का पहला चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस तो ये है क्या? लाइफ प्रोसेस अपने नाम में ही बता रहा है कि लाइफ मतलब जीवन, प्रोसेस मतलब कोई भी चीज करने के लिए कोई भी प्रोसेस। तो ऐसी प्रोसेस जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, उन्हें हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो इनमें बेसिकली लाइफ प्रोसेस में 4 चीज़ें आती हैं। पहला आपका आता है पहला आपका आता है न्यूट्रिशन। पहला न्यूट्रिशन, पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या क्या आता है। पहला न्यूट्रिशन, दूसरा आपका आता है रेस्पायरेशन, तीसरा आपका आता है ट्रांसपोर्टेशन, या फिर इसी को बोलते हैं सर्कुलेशन। दोनों में क्या डिफरेंस है क्या नहीं अभी आपको बताएंगे। चौथा है आपका एक्सक्रीशन। ये 4 प्रोसेस जो है ये आपकी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है तो बहुत सारे प्रोसेस लाइक ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं। ये ऐसी प्रोसेस हैं जो आपकी लाइफ के लिए ज़रूरी नहीं। ये आपकी लाइफ चल रही है, उसके बिना भी आपकी लाइफ चल सकती है, ग्रोथ के बिना भी आपकी लाइफ लाइफ चल सकती है। कुछ लोग छोटे भी होते हैं, बहुत बड़े भी होते हैं। तो ग्रोथ एज अ मतलब मेजर रीजन नहीं है कि वो लाइफ प्रोसेस हो, मतलब बहुत ज़रूरी प्रोसेस हो। रिप्रोडक्शन भी हो गया, उसके बिना भी आप लोग रह सकते हैं। ठीक है, बस आपकी जनरेशन नहीं बढ़ेगी लेकिन उसके बिना भी आप रह सकते हैं, तो वो लाइफ के लिए ज़रूरी प्रोसेस नहीं है। लेकिन ये जो 4 प्रोसेस हैं, इनके बिना आप जीवन नहीं जी सकते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी प्रोसेस हैं। ये प्रोसेस इवन ए सिंगल सेल भी परफॉर्म करती है। चलिए इसमें आप देखते हैं। ये एक सिंगल सेल है, सिंगल सेल है, रहेगी, जिंदा रहेगी, कहीं भी जिंदा रहे। देखो, अगर कोई भी जिंदा है, अपने आप को जिंदा रखने के लिए वो कुछ भी करेगा, कुछ भी मतलब कुछ भी करेगा, उसको बस जिंदा रहना है। तो जिंदा रहने के लिए खाना तो खाना ही पड़ेगा। तो एक सेल है, उसने कहीं आसपास कोई फूड मटेरियल देखा, उसका इनटेक किया। ठीक है, मतलब सेल ने खाना देखा, न्यूट्रिशन देखा, उसको इनटेक किया। इस फूड मटेरियल को, इनटेक को, फूड मटेरियल के लेने को और इसको यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस करने को, यही हमारा कहलाता है न्यूट्रिशन। ठीक है, इस बड़े से पार्टिकल को इस सेल ने अपने अंदर लिया। अब ये इतने बड़े पार्टिकल को यूज तो कर नहीं पाएगा, पहले इसको क्या करेगा, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन मतलब इसको करेगा डाइजेस्ट। न्यूट्रिशन लेने के बाद आपका प्रोसेस चलता है डाइजेशन का। ठीक है, डाइजेशन के बाद आपने इसको बहुत सारे पार्टिकल में तोड़ लिया। अब ये यही, हाँ, तो हमने न्यूट्रिशन लिया। न्यूट्रिशन को हम लोग ऐसे ही नहीं ले सकते हैं, पहले इसको करना पड़ेगा आपको डाइजेस्ट। डाइजेस्ट करने के लिए इसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन करके अगर ये यहीं पे रखा रहेगा, यहाँ पे तो इसकी नीड नहीं है, यहाँ पे भी नीड है
इधर भी नीड है, इस वाले सेल पार्टिकल को भी नीड है। सेल में बहुत सारे ऑर्गेनेली होते हैं। 9th में आपने सेल पढ़ा होगा, ठीक है, तो हम अभी सेल नहीं पढ़ाएंगे, वरना सेल पे जाएंगे, तो हम लोग बेसिकली लाइफ प्रोसेस पे ही रहेंगे। न्यूट्रिशन के बाद आपने जो पार्टिकल लिया है उसे आप पहले करेंगे डाइजेस्ट। डाइजेस्ट करने के बाद उसको करेंगे पूरे सेल में सर्कुलेट, क्योंकि अगर वो एक ही जगह रखा रहेगा तो सेल के क्या यूज में आएगा, तो उसको करना पड़ेगा सर्कुलेट या फिर ट्रांसपोर्ट। और ट्रांसपोर्ट करने के बाद ये हर जगह जाएगा और फिर पहुंच जाएगा, फिर क्या होगा, उससे आपको लेनी पड़ेगी एनर्जी। और जब आप किसी फूड पार्टिकल से एनर्जी लेते हैं, उसको उस प्रोसेस में गैस यूज होती है, ठीक है। हम लोगों में ऑक्सीजन यूज होती है, हम लोगों में ऑक्सीजन यूज होकर ग्लूकोज पूरा ब्रेक डाउन होकर एनर्जी देता है, ठीक है। अभी हम लोग रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, तो रेस्पिरेशन बहुत ज़रूरी है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। न्यूट्रिशन लिया, उसको डाइजेस्ट किया, फिर उसके बाद उसका ट्रांसपोर्टेशन किया। और ट्रांसपोर्टेशन के बाद इसको क्या करेंगे, रेस्पिरेशन। आपने ट्रांसपोर्टेशन तो कर दिया, अब ट्रांसपोर्टेशन करने के बाद रेस्पिरेशन करके ही तो आप उससे एनर्जी ले पाएंगे, ठीक है। आपने उसका कर दिया रेस्पिरेशन, उससे निकली एनर्जी। फिर मतलब देखो, जितना भी आप फूड मटेरियल लेते हैं, आप 100% किसी भी चीज़ को कभी भी यूज नहीं कर सकते हैं। कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल बचता ही है, और वेस्ट मटेरियल जो बचेगा उसको आप बाहर निकाल देंगे, उसको कहते हैं एक्सक्रीशन। आप देख रहे हैं सेल डिवीजन भी होता है, वो रिप्रोडक्शन का पार्ट है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन में, सब पढ़ेंगे, जो कि आपका तीसरा चैप्टर है आपके बोर्ड का, ठीक है। ये रिप्रोडक्शन भी करती है, लेकिन रिप्रोडक्शन तो बाद का प्रोसेस है, ग्रोथ भी बाद का प्रोसेस है। पहले तो इसको जिंदा रहना है ना, इसको जीने के लिए जो मेन प्रोसेस है वो आपके यही सब है, न्यूट्रिशन, डाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन, ठीक है। अब हम इन्हीं प्रोसेस को, ये प्रोसेस एक सिंगल सेल भी परफॉर्म करती हैं और मल्टी सेलुलर सेल भी परफॉर्म करती हैं, और एक ऑर्गेनिज्म भी परफॉर्म करता है। ये पांचों प्रोसेस सब लोग परफॉर्म करते हैं, इनके बिना कोई भी जिंदा नहीं रह सकता है, ठीक है। अब हम लोग इसी में पहला जो टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेस में, हम लोग वो पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन। अब जो हम लोग न्यूट्रिशन लेते हैं, न्यूट्रिशन मतलब जो फूड लेते हैं, उसमें जो मेनली हम लोगों के कंपोनेंट्स होते हैं वो होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं इसको हम लोग न्यूट्रिशन के तौर पे लेते हैं, ठीक है। इसमें जो विटामिन मिनरल होता है ये खुद ही इतने डाइजेस्टेड फॉर्म में होता है कि इसको डाइजेशन की नीड नहीं होती। आप विटामिन लीजिए, बॉडी से एब्जॉर्ब होगा, बॉडी उसको यूज करेगी। मिनरल का भी सेम वैसे ही सीन है, ठीक है। आपको डाइजेस्ट किसको करना है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। इसको आप ले क्यों रहे हैं, इसको आप ले इसलिए रहे हैं कि इससे आप एनर्जी प्रोड्यूस करें, और जो आपके रोज़मर्रा के काम हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो वर्क हैं वो आप इससे करें, एनर्जी प्रोड्यूस करें। चलना फिरना, दौड़ना, कोचिंग जाना, स्कूल जाना, और दिन भर में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, उन सबको परफॉर्म करने के लिए हमें न्यूट्रिशन लेना पड़ता है, ठीक है। आप कार्बोहाइड्रेट लीजिए, प्रोटीन लीजिए, फैट लीजिए, आप कुछ भी लीजिए, आपको इसको तोड़ना है और आपको इससे एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, और उस प्रोड्यूस एनर्जी को यूज़ करना है अपने डेली वर्क के लिए, उसी को कहते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन की जो डेफिनेशन होती है वो आप खुद से बना सकते हैं। न्यूट्रिशन क्या है, सिंपली कुछ नहीं, न्यूट्रिशन वो चीज़ है जिसको आप लेंगे और अपने उससे एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे,
और जो अपने डेली वर्क के लिए जो आपको डेली के काम करने हैं उस एनर्जी का उसमें यूज करें, उसे ही हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है। न्यूट्रिशन में हम लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, ये सब मिनरल लेते हैं। ठीक है। न्यूट्रिशन होता है आपका दो टाइप का। एक होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब ये क्या है? देखो, बस न्यूट्रिशन तुम लोग याद रखना, ये ऑटोट्रॉपिक हेट्रोट्रॉपिक इस बेसिस पे रखे गए हैं कि न्यूट्रिशन कौन कैसे ले रहा है। ठीक है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो ऐसे टाइप का न्यूट्रिशन है, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म इस टाइप के न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं जो अपना खाना खुद से बनाए। ऑटो मतलब खुद से। ठीक है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन in which the organism can make their own food and they do not depend on other for their food। ज़्यादा इंग्लिश हो गई। मतलब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन सिंपली वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बनाए, वो दूसरे पे अपने फूड के लिए डिपेंड ना रहे। ऐसे न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऐसे टाइप का न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फूड के लिए डिपेंड है। ऐसे टाइप के न्यूट्रिशन को हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। बाकी ये आपकी इंग्लिश है, आपको कुछ भी बना के लिखना है लिखिए, लेकिन मतलब वही होना चाहिए। डेफिनेशन आपको हिंदी में अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, बाकी आप लोग इंग्लिश में जो बना के लिखना है आप लिखिए। ठीक है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में मतलब सब जानते हैं कि इसका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है हमारा क्या, वो होता है प्लांट्स। ठीक है। प्लांट सबसे मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का। एक और एग्जाम्पल है इसका, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। तो प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया आर द एग्जाम्पल ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सॉरी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है। हम लोग अब न्यूट्रिशन देख चुके हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन सिंपली कुछ नहीं, न्यूट्रिशन ये है कि हम लोग जो फूड मटेरियल को इनटेक करते हैं उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और अपने डेली के वर्क के लिए उसको यूज करते हैं, इसी को न्यूट्रिशन बोलते हैं। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। एक होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बनाता है और वो किसी पे डिपेंड नहीं रहता है। ठीक है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो शो करते हैं उनका एग्जाम्पल है प्लांट्स। ठीक है। अब आपको ये भी जानना है प्लांट्स कैसे अपना फूड बनाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट मतलब अब आप क्या करेंगे जान के, लेकिन ठीक है, अब बोर्ड ने दिया है, सीबीएसई की बुक में लिखा है, एनसीईआरटी में लिखा है, तो पढ़ना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते आप उसके लिए। तो प्लांट एक प्रोसेस शो करता है जिससे वो ग्लूकोज बनाता है। ठीक है। उस प्रोसेस का नाम होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब पता है आप लोगों को? फोटोसिंथेसिस मतलब फोटो मतलब फोटोन। जो सनलाइट है, सनलाइट से जो रे आती हैं, सनलाइट मतलब देखो लाइट क्या है, लाइट वेव नेचर भी शो करता है और पार्टिकल नेचर भी शो करता है। ठीक है। दोनों नेचर शो करता है। और जो सनलाइट में होता है वो होता है फोटोन। जब फोटोन आके
लीफ पर पड़ता है, और लीफ पर एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल नाम का। उस वो क्लोरोफिल उस लाइट के फोटोन की एनर्जी को कैप्चर करता है, और उसी की मदद से वो फूड बनाता है, वो ग्लूकोज बनाता है। ठीक है। फोटोसिंथेसिस ये वर्ड ही वहीं से आया है कि फोटोन की एनर्जी की मदद से फूड की सिंथेसिस करना। इट्स कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ग्रीन ले लेते हैं पेड़। हम्म, ये देखो। ठीक। पेड़ है ये एक अच्छा सा। ठीक। प्लांट क्या करता है, एटमॉस्फेयर से लेता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक। रूट से लेता है वाटर। ठीक। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, उसमें आप लोग पढ़ते हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या होता है। रिएक्टेंट आपके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है। रिएक्टेंट है आपके कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक। जो आपने रिएक्टेंट लिए हैं, रिएक्टेंट में जो एटम है वही आपको प्रोडक्ट में मिलेंगे। रिएक्टेंट में एटम है आपके कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जो रिएक्टेंट में एटम है वो आपको प्रोडक्ट में भी मिलेंगे। प्लांट ने एटमॉस्फेयर से लिया कार्बन डाइऑक्साइड, रूट से लिया वाटर, और सनलाइट। सनलाइट और क्लोरोफिल। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट की मदद से, जो लीफ में आपके क्लोरोफिल है वो आपका, एक तो प्लास्टिड आपने पढ़ा होगा। ठीक है। क्लोरोफिल कुछ नहीं होता है, आप लोग टर्म को आप लोग पढ़ते तो हैं लेकिन चीज़ों को याद नहीं रखते हैं। आपने नाइन्थ में एक ऑर्गेनिली पढ़ा होगा प्लास्टिड, जो कि केवल प्लांट में ही पाया जाता है। तीन टाइप का होता है, क्रोमो, क्लोरो, ठीक है, और एक होता है ल्यूको। क्रोमो जो कलर देता है प्लांट को, क्लोरो जिसमें क्लोरोफिल कंटेन होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है ना। जो कि केवल प्लांट में ही पाया जाता है। ठीक है। हम लोगों में नहीं पाया जाता है। ठीक है। क्लोरोफिल लाइट को कैप्चर करता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के बनाता है C6H12O6। ठीक। ये है आपका ग्लूकोज, जिसके लिए इतनी मेहनत करी जा रही है। यही है आपका फूड मटेरियल जो प्लांट बनाता है, जिसको आप लेते हैं एनर्जी के तौर पे, और इसी के लिए इतनी मेहनत होती है। ठीक है। इसके साथ साथ और क्या निकलता है, इसके साथ साथ निकलता है ऑक्सीजन, और कोई भी रिएक्शन हो वाटर तो आराम से निकल जाता है। ठीक। आपने एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लिया, रूट से वाटर लिया, क्या बना, ग्लूकोज। उसके संग संग क्या निकला, ऑक्सीजन और वाटर। अब एक सवाल ये भी है कि वाटर के पास भी हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड के पास भी ऑक्सीजन। ठीक है। ये ऑक्सीजन आई कहाँ से। ठीक है। ये सवाल पूछा जाता है, आपके एनसीईआरटी में दिया है, अच्छे से दिया है। आपके एनसीईआरटी में स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस दिया है, जिसमें कि पहला स्टेप है कि लाइट इज कैप्चर्ड बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के द्वारा लाइट कैप्चर करी जाती है। और दूसरा ही स्टेप दिया है कि वाटर इज स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन एंड वाटर, मतलब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर अकर। ठीक है। जो ये ऑक्सीजन निकली है वाटर के स्प्लिट होने की वजह से, हाइड्रोजन अलग हुआ, ऑक्सीजन अलग हुआ, और ये जो ऑक्सीजन निकल रही है कि वाटर की वजह से। और तीसरा स्टेप आपका फोटोसिंथेसिस का होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस इनटू कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ये आपका केमिस्ट्री का
काम है, केमिस्ट्री में आप लोग इसको पढ़ेंगे, फोर्थ चैप्टर कार्बन एंड कंपाउंड में। ठीक है, केमिस्ट्री भी जब अच्छे से पढ़ेंगे तभी ये बायो समझ में आएगी, ऐसे नहीं समझ में आएगी। ठीक है भाई, फोटोसिंथेसिस में प्लांट ने क्या किया, एटमॉस्फेयर से लिया कार्बन डाइऑक्साइड, रूट से लिया वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से बनाया ग्लूकोज, उसके संग संग निकला ऑक्सीजन और वाटर। ये है आपकी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। अब बैलेंसिंग क्या होती है, ये भी केमिस्ट्री का पार्ट है, आप लोग करिए आराम से, केमिस्ट्री भी पढ़िए, उसी से अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, प्लांट आपके ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, क्योंकि प्लांट जिससे एनर्जी लेनी है, प्लांट खुद वो बना रहा है, ग्लूकोज तो वो बना ही रहा है। और एक और चीज बताएं, चलो बताते हैं, रुको। ये ग्लूकोज बना, रेस्पायरेशन में हम लोग क्या करते हैं, C6H12O6, ग्लूकोज ऑक्सीजन जाती है माइटोकॉन्ड्रिया के पास, और ये टूट के क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और प्लस एनर्जी। जरा आप इन दोनों रिएक्शन को अगर ध्यान से देखेंगे, ये जो आपने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके ग्लूकोज बनाया था, रेस्पायरेशन में यही ग्लूकोज ऑक्सीजन की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में फिर से टूट जाता है। और ये जो एनर्जी निकल रही है, जो आपने सनलाइट की एनर्जी ट्रैप करी थी, वो ये एनर्जी, ये दोनों प्रोसेस आपस में जुड़े हुए हैं। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। एनर्जी जो सनलाइट से हमने ट्रैप करी, उसको हमने वैसे ही निकाल दिया अपनी एनर्जी को यूज करने के लिए। अब ये रेस्पायरेशन हो गया और ये आपकी फोटोसिंथेसिस हो गई, ये दोनों आपकी जुड़ी हुई प्रोसेस है। ठीक है, चलो ठीक है। ऑटोटॉपिक न्यूट्रिशन आपका खत्म हो चुका है। ऑटोटॉपिक न्यूट्रिशन में कुछ नहीं है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से बनाए। उसमें कौन सा एग्जांपल है आपका, प्लांट्स। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं ऑटोटॉपिक न्यूट्रिशन को परफॉर्म करने के लिए, और प्लांट ही, आप लोग को अवर इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे कि प्लांट ही ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो इस पृथ्वी पे सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करके उसको फिक्स कर पाते हैं और फूड बनाते हैं। अगर प्लांट नहीं रहेगा तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह पाएगा, क्योंकि सनलाइट की एनर्जी को यूज करना कोई नहीं जानता है। हम लोग भी ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अंदर ही बन रहा है, वाटर भी हमारे अंदर ही है, तो हम लोग क्यों नहीं ग्लूकोज बना ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास प्लास्टिक नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है, हम लोग सनलाइट को यूज करना नहीं जानते हैं। अगर यूज करना जान गए तो हम लोग भी शायद ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो कर लें, जैसे जादू करता था। ठीक है, चलो, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आपका खत्म हो गया। ठीक है, अब आते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऐसे टाइप का न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से नहीं बना पाता है, वो किसी दूसरे पे डिपेंड रहता है अपने फूड के लिए। Heterotropic nutrition is that type of nutrition in which organism depends on other for their food. They cannot make their own food. It is called heterotropic nutrition. फिर से वही बोल रहे हैं, आपको हिंदी समझ में आनी चाहिए, बाकी ये आपकी इंग्लिश है कि आप लोग उसको कैसे सेंटेंस में बना के लिखते हैं, लेकिन मतलब सेम होना चाहिए। ये नहीं कि आप कुछ भी लिख के चले आए। ठीक है, हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन ये 3 टाइप का होता है। ठीक, 3 टाइप का, 1 2 3। पहला जो होता है वो होता है
सैप्रोफिटिक, ठीक। दूसरा जो है वो क्या है आपका, पैरासिटिक, और तीसरा जो है आपका वो है होलोजोइक। ये तीन टाइप के आपके हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं। पहला है आपका सैप्रोफिटिक, दूसरा है पैरासिटिक और तीसरा है होलोजोइक। ठीक है। ये तीनों टाइप मतलब हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से ना बना पाए, दूसरों पे डिपेंड रहे। तीनों में वही हो रहा है। ये तीनों प्रोसेस थोड़े थोड़े डिफरेंट है, लेकिन मतलब तीनों का वही है कि इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो किसी दूसरे पे डिपेंड है, अपना खाना वो खुद नहीं बना पा रहा है। सैप्रोफिटिक में क्या होता है, सैप्रोफिटिक में ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं और अपने फूड को बाहर ही डाइजेस्ट कर लेते हैं, डाइजेस्ट करके फिर उसका इंटेक करते हैं। इसका एग्जाम्पल है फंगस। फंजाई क्या करते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं और फूड मटेरियल को बाहर ही डाइजेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद उसका इंटेक करते हैं। In saprophytic type of nutrition, organisms digest their food outside the body and then absorb the digested material for production of energy. This type of nutrition is called saprophytic nutrition. इसमें भी ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे पे डिपेंड है, जैसे फंजाई, जैसे जानवर वगैरह मर जाते हैं तो उससे अजीब सी महक आती है, बदबू आती है। वो किस वजह से, वो फंजाई होते हैं। फंजाई क्या होते हैं कि उनके ऊपर अपने केमिकल गिराते हैं, फंजाई भी एक सेल है। फंजाई उनके ऊपर अपना केमिकल गिराते हैं, केमिकल से वो उसको बाहर ही डाइजेस्ट करते हैं, जिससे अजीब अजीब सी गैसेस निकलती हैं। ठीक है। और फिर डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को इनटेक कर लेते हैं। इस टाइप के न्यूट्रिशन को कहते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक क्या होता है, पैरासिटिक ऐसे टाइप का न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रहता है, बिना उसको मारे, बिना उसको हार्म किए, और उससे अपना फूड मटेरियल ले। In parasitic type of nutrition, organisms live within or on the body of other organisms and take food from that organism without harm them or killing them. This type of nutrition is called parasitic type of nutrition. ठीक है। इसके एग्जाम्पल होते हैं लाइस, जुएं, और आपके टेपवॉर्म जो आपके इंटेस्टाइन वगैरह में रहते हैं। ठीक है। ये भी हेटरोटॉपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है। इसमें भी ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है अपने फूड के लिए। पैरासाइट वो होते हैं जो आपके साथ रहें, आपकी बॉडी में रहें, आपको बिना हार्म किए और आपका खाना खाएं। ऐसे टाइप के न्यूट्रिशन को पैरासिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। वैसे ये बोल दिया जाता है कि विदाउट किलिंग दैम, लेकिन ये जो लाइस और टेपवॉर्म है ना, अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा देर और ज़्यादा दिन तक रहें तब ये आपको किल भी कर सकते हैं, आपको मार भी सकते हैं। ठीक है ना। पैरासिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, इट इज दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑन देयर होस्ट और विद देयर होस्ट and take nutrition from them without killing or harm them. This type of nutrition is called parasitic type of nutrition. ठीक है। और जो होलोजेनिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ये क्या होता है, इसमें ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल को अपने अंदर लेता है और अपने अंदर ही उसे डाइजेस्ट करता है। ऐसे टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को होलोजेनिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल हम लोग ह्यूमंस, जो कि अभी हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है ना। होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म टेक फूड inside their body and digest them inside the body. This type of nutrition is called holozoic type of nutrition. ठीक है। हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है,
ये ऐसे टाइप का न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना पाता है, ये किसी दूसरे पे डिपेंड है। ठीक है। इसके 3 टाइप होते हैं, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक और होलोजोइक। सैप्रोफिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? ऐसे टाइप के न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहता है, अपने फूड मटेरियल को बाहर ही डाइजेस्ट करता है और फिर उसे लेता है। ऐसे टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं? सैप्रोफिटिक। ठीक है। इसका एग्जांपल है आपका फंजाई। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? पैरासिटिक न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रहे, उसके अंदर या फिर उसके ऊपर, लाइस आपके सिर पर रहता है। ठीक है। और जो टेप वर्म है आपके अंदर आपके इंटेस्टाइन में रहता है। ठीक है। इसमें ऑर्गेनिज्म आपके साथ रहता है, आपकी बॉडी पर रहता है और आपसे खाना ले, आपको बिना मारे, आपको बिना हार्म किए। ऐसे टाइप के न्यूट्रिशन को पैरासिटिक बोलते हैं। और होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा टाइप का न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड को अपने अंदर लेता है और अपने अंदर ही डाइजेस्ट करे, इसे बोलते हैं होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है। ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको बस पढ़ने हैं, आपको इसके नाम याद रखने हैं। जो आपको पढ़ना है वो है होलोजोइक। ठीक है। इसमें हम लोग अब पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? न्यूट्रिशन देखा, मतलब पहले तो लाइफ प्रोसेस देखा। लाइफ प्रोसेस क्या है? ऐसी प्रोसेस जो आपके लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं, आपकी लाइफ के लिए ज़रूरी होती हैं, जिसके बिना आप जिंदा नहीं रह पाएंगे। कितने टाइप की होती हैं? 4 टाइप की। पहला क्या? न्यूट्रिशन। दूसरा रेस्पायरेशन। तीसरा ट्रांसपोर्टेशन। चौथा है आपका एक्सक्रीशन। हम ये चारों प्रोसेस पढ़ लेंगे, हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है। और इन चारों को हमें अच्छे से पढ़ना है। पहला क्या देखा हमने? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन मतलब जिसको ऑर्गेनिज्म ले और उसको यूज करे अपने डेली के प्रोसेस के लिए और उससे एनर्जी प्रोड्यूस करे, इसी को कहते हैं न्यूट्रिशन। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है, एक ऑटोट्रॉपिक और एक हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? ऐसे टाइप का न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना सकता है, वो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं रहता है। ऐसे टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक क्या होता है? इट इज दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अदर फॉर देयर फूड, they cannot make their own food. This type of nutrition is called heterotropic. ऑटोटॉपिक का एग्जाम्पल क्या था? प्लांट्स और सम बैक्टीरिया। प्लांट ऑटोटॉपिक न्यूट्रिशन को परफॉर्म करने के लिए क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मतलब सनलाइट से जो फोटोन आ रहे हैं उनका यूज करके ग्लूकोज की सिंथेसिस करना और फूड की सिंथेसिस करना इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये प्रोसेस कैसे होती है? प्लांट एनवायरनमेंट से क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड। रूट से क्या लेता है? वाटर। सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से क्या बनाता है? ग्लूकोज। और उसके संग क्या निकालता है? ऑक्सीजन और वाटर। इसमें जो ऑक्सीजन प्रोडक्ट में हमको मिल रही है, कहाँ से आई? ऑक्सीजन आई हमारी वाटर के स्प्लिट होने से। ठीक है। फोटोसिंथेसिस के मेनली 3 स्टेप होते हैं। पहला क्या होता है? लाइट एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय क्लोरोफिल। दूसरा स्टेप क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर अकर्स। ठीक है। और तीसरा स्टेप क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड इनटू कार्बोहाइड्रेट। ये तीनों प्रोसेस अगर आपसे पूछ दिए जाए तो आप लिख दीजिएगा, या फिर ऑटोटॉपिक न्यूट्रिशन आए इसमें आप अच्छे से बना के लिखिएगा, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है। फिर दूसरा क्या आता है? हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन। ये क्या होता है? इसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना पाता है। कितने टाइप का? 3 टाइप का। पहला क्या है? सैप्रोफिटिक। दूसरा पैरासिटिक। तीसरा होलोजोइक। ठीक है। सैप्रोफिटिक क्या है? सैप्रोफिटिक में ऑर्गेनिज्म दूसरे की बॉडी पे रहता है, अपने फूड को बाहर डाइजेस्ट कर लेता है, फिर डाइजेस्टिव मटेरियल को अंदर लेता है और फिर उसको यूज करता है। ठीक है। इसको बोलते हैं सैप्रोफिटिक। पैरासिटिक क्या होता है? इसमें ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रहता है और उससे फूड ले, उसको बिना हार्म किए, उसको बिना मारे, उसको कहते हैं पैरासिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है। और तीसरा क्या है? होलोजोइक। होलोजोइक में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म फूड को अंदर लेता है अपने बॉडी के अंदर, अपने अंदर ही उसको डाइजेस्ट करे और फिर उससे एनर्जी ले, इसको बोलते हैं होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। इसका जो एग्जाम्पल था वो था ह्यूमन। हम लोग अब देखेंगे कि ह्यूमंस मतलब हम लोग अपने खाने को कैसे अंदर लेते हैं और कैसे उसको डाइजेस्ट करते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक।
ठीक है, हम लोग मतलब रोटी, सब्जी, दाल, चावल जो भी है, फूड मटेरियल को अंदर खाते हैं और फिर अंदर ही डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग भी होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं, हम भी डिपेंड है प्लांट के ऊपर। थोड़ा से बनाते हैं। ठीक है। टू 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 ये आ गया आपका कुछ। हम्म इधर होता है अपना पैनक्रियास, और इधर कहीं होता है अपना लीवर। हम्म चलिए जानते हैं क्या होता है ये। ठीक, जो अपना डाइजेस्टिव ट्रैक होता है उसकी स्टार्टिंग, उसकी दो ओपनिंग होती है, एक माउथ और एक एनस। ठीक है, जो हम लोग फूड लेते हैं वो माउथ से लेते हैं। अब माउथ की कुछ कवरिंग होती हैं, जैसे माउथ में सबसे पहली कवरिंग है लिप्स की, फिर उसके अंदर टीथ, और फिर उसके अंदर है टंग, चीक्स। अंदर की कैविटी को बोलते हैं ओरल कैविटी, और इसी का दूसरा नाम है बक्कल कैविटी। जो अपना डाइजेस्टिव ट्रैक स्टार्ट होता है वो माउथ से स्टार्ट होता है। माउथ में सबसे पहले आता है अपने बाहर लिप्स, फिर उसके अंदर टीथ, और उसके अंदर आता है आपका ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में नीचे आपका होता है टंग, ऊपर होता है पैलेट। ऊपर जब आप जीभ लगाएंगे ऊपर हार्ड रहता है, उसके थोड़ा पीछे जीभ ले जाएंगे वो सॉफ्ट होता है। पैलेट दो टाइप के होते हैं, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, और माउथ में आपके निकलता है सलाइवा। सलाइवा कौन रिलीज करता है? ध्यान रखिएगा कि पूरी बॉडी में अगर कुछ भी सिक्रीट हो रहा है, ग्रुप ऑफ सेल कुछ सिक्रेट करेंगी। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल इज सिक्रीट समथिंग, दे आर कॉल्ड ग्लैंड्स। कुछ भी आपकी बॉडी में कुछ भी सिक्रीट हो, कुछ भी मतलब कुछ भी, और कोई भी सेल कुछ भी सिक्रीट करे, सिंपली बोल दीजिए उसको ग्लैंड। सलाइवा कौन सिक्रीट करेगा? ग्लैंड सिक्रीट करेंगे। उनका नाम क्या रहेगा? उनका नाम देख लेते हैं। उनका नाम रहता है सेलेब्री ग्लैंड। सेलेब्री ग्लैंड सलाइवा सिक्रेट करती हैं। ठीक है, अपने जो माउथ में बक्कल कैविटी में जो हम लोग फूड लेते हैं, टीथ के द्वारा वो मैस्टिकेट किया जाता है। मैस्टिकेट मतलब तोड़ना। और टंग उसको क्या करती है? टंग करती है मिक्सिंग ऑफ फूड विथ सलाइवा। जो आप फूड खाते हैं, माउथ में थोड़ी देर चलाते हैं, तो जीभ आपके फूड को इधर उधर करती है, और सलाइवा, सैलेबरी ग्लैंड इधर होती हैं, जीभ के नीचे होती हैं, और दो यहाँ पर होती हैं। बाकी बहुत सारे आपके चीक्स में होती हैं। ठीक है, तीन मेजर पढ़ी जाती हैं। वो सलाइवा सिक्रीट करती हैं, और वो आपका फूड के संग मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि फूड को थोड़ा बहुत लिक्विफाई करना पड़ता है। ठीक है, ताकि उसको हम लोग अंदर ले पाए। सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं सेलेब्री एमाइलेज। सेलेब्री एमाइलेज क्या करता है? ये डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट को।
वही चीज़ आप क्या-क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेंगे या तो प्रोटीन लेंगे या तो फैट लेंगे, ठीक है? उन्हीं को आपको ब्रेक डाउन करना होता है, हमने पहले स्टार्टिंग में ही बता दिया, विटामिन मिनरल जो आप लेते हैं, उनको डाइजेस्ट करना नहीं होता है, वो बहुत सिंपल फॉर्म में होते हैं, आप अंदर लीजिए और तुरंत एब्ज़ॉर्ब करिए बस, ठीक है? अब हुँ, ओरल कैविटी, बक्कल कैविटी। बकल कैविटी में हमारा रिलीज होता है सलाइवा, मतलब माउथ जो स्टार्टिंग होती है उसकी होती है लिप से, फिर उसके अंदर टीथ। टीथ क्या करते हैं, मेस्टिकेशन ऑफ फूड। ये सब पॉइंट्स छोटे छोटे याद रखिएगा। टीथ का फंक्शन क्या होता है, मेस्टिकेशन ऑफ फूड, ठीक है। और सलाइवा कौन सिक्रेट करता है, सैलिवरी ग्लैंड। सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है, तो होता है सैलिवरी एमाइलेज। किसको ब्रेक डाउन करता है, कार्बोहाइड्रेट। अगर आपसे पूछा जाए कि डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो आप बोलेंगे माउथ से, क्योंकि माउथ में ही सेलेब्री एमाइलेज, एमाइलेज अभी एक और जगह आएगा, अभी बताएंगे। एमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। तभी बोला जाता है खाने को अच्छे से चबा के खाना चाहिए। आप जितनी देर फूड को अच्छे से चबाएंगे उतने अच्छे से सलाइवा आपके फूड मटेरियल के साथ मिलेगा और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन आपके माउथ से ही स्टार्ट हो जाएगा। तभी कहते हैं माउथ में अच्छे से फूड को रख के चलाना चाहिए, चबाना चाहिए, क्योंकि सलाइवा जितना अच्छा मिलेगा, एमाइलेज उतना अच्छा सिक्रीट होगा, कार्बोहाइड्रेट उतना ज़्यादा डाइजेस्ट होगा माउथ में, ठीक है। लगभग लगभग 30% ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो जाता है माउथ में, ठीक। अब इस फूड मटेरियल को आप माउथ से अंदर लेके यहाँ स्टमक में लाते हैं, ठीक है। ये जो पाइप है इसको बोलते हैं ईसोफेगस। ओके, रुको, सेलेब्री एमाइलेज ये सब हटा दें, ठीक है। ईसोफेगस, नाइन्थ में टिश्यू चैप्टर में आपने इसके इसके बारे में, टिश्यू के बारे में तो पढ़ा होगा, ठीक है। मस्कुलर ऑर्गन, ठीक है, ये भी टिश्यू के बने होते हैं, ये होती है आपकी स्मूथ मसल, ठीक है। ये फूड मटेरियल को कैसे अंदर लाती हैं, इसमें क्या होता है, ईसोफेगस में पहले इधर कॉन्ट्रैक्शन होगा, अगर इधर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो नीचे रिलैक्सेशन होगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, इससे फूड मटेरियल धीरे धीरे नीचे आता जाता है। इसी मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ये जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है ये आपके पूरे इंटर, नॉट ओनली ईसोफेगस, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि ईसोफेगस नहीं, पूरे इंटेस्टाइन में पेरिस्टालसिस मूवमेंट चलता है आपके फूड को आगे बढ़ाने के लिए। स्टमक में लिया इससे आगे नहीं बढ़ाना पड़ेगा क्या, इससे आगे इंटेस्टाइन है इसमें भी लाना है, लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें भी लाना है, ठीक है। पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होता है, कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ इंटेस्टाइन और जीआईटी मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक। पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होता है, रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल, सिंपली इतना बोल दो, ये भी सही है, कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है। पेरिस्टालसिस मूवमेंट, रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक इज कॉल्ड पेरिस्टालसिस मूवमेंट। और ये कहाँ होता है, पूरे इंटेस्टाइन में होता है और यही फूड को आगे मूव करवाता है। ईसोफेगस का और कुछ काम नहीं है, ये माउथ से स्टमक को अटैच करता है और माउथ से फूड को लाता है स्टमक में। अब यहाँ पे जो फूड मटेरियल आया, अब उसकी ये कहानी होती है, एक यहाँ पे स्पिंटर लगा होता है, स्पिंटर मतलब एक वॉल्व होता है जो एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करता है, ठीक है। एक यहाँ पे लगा होता है और एक यहाँ पे लगा होता है। यहाँ पे जो आपने खाना खाया जल्दी बैक फ्लो नहीं मारता है, मतलब आपने खाना खाया, आप स्टमक में अच्छा खासा पेरिस्टालसिस मूवमेंट होगा, चर्निंग मूवमेंट होगा, जिससे खाना अभी खाने में अभी बहुत सारे इसमें अभी एंजाइम निकलेंगे, एचसीएल निकलेगा, अभी बता रहे हैं, वो मिक्स करता है, ठीक है। जब इतना अच्छा खासा मूवमेंट होता है तो ये मूवमेंट होके यहाँ से फूड बाहर भी आ सकता है, लेकिन
जनरली आता नहीं है जब तक आपका या तो लीवर खराब हो या फिर आपका आपने कुछ गलत फूड खाया हो। ठीक है। जब आपका खाना खराब होता है तब हाँ आपको वोमिटिंग हो सकती है, वरना जनरली नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये वॉल्व की वजह से। ठीक है। इस स्टमक से निकलता है HCl। ये एक एसिड है जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका पीएच लगभग लगभग होता है 1 से 1.8। और ये इतना हार्ड एसिड है कि अगर स्टमक में जैसे प्योर निकल रहा है ना, ऐसे ही आपके माउथ में आ जाए ना, ये सारी मसल चली जाएंगी, केवल हड्डी बचेगी। इतना ये खतरनाक है। और HCl निकलता क्यों है? HCl निकल रहा है फॉर किलिंग दी बैक्टीरिया। ये जो हम लिख रहे हैं आप लिखते रहिए, हम फिर हटा देंगे। हमसे मत कहिए हम नहीं लिख पाए। हाँ, HCl क्या करता है? बैक्टीरिया को किल करता है। ठीक है। इसका एक और काम होता है। आपके स्टमक में एक एंजाइम निकलता है, उसको बोलते हैं पेप्सिनोजेन। ये जो ये आई है, ये जो पेप्सिनोजेन होता है ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इसका एक्टिव फॉर्म होता है पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट प्रोटीन। ठीक। HCl का क्या क्या फंक्शन होगा? स्टमक में अभी अभी क्या निकल चुका है? HCl। फिर क्या निकला है? पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म में होता है और ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है पेप्सिन में। ठीक। पेप्सिन क्या करता है? आपका प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। और इसको एक्टिवेट कौन करता है? HCl। पूछा जाए कि HCl के फंक्शन क्या क्या है? बैक्टीरिया को किल करने में मदद करता है और पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ठीक। अब ये जो HCl निकल रहा है, हमने अभी आपको बताया कि ये प्योर फॉर्म में आपके माउथ में चला जाए तो क्या हो सकता है कि आपकी मसल पूरी गायब हो जाएंगी, केवल हड्डी। हाँ, तो अभी तो ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग पढ़ें। अभी हम लोगों ने क्या देखा? न्यूट्रिशन देखा। लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या है? ऐसी प्रोसेस जो लाइफ के लिए ज़रूरी हो। ठीक है। लाइफ प्रोसेस में 4 टॉपिक हैं: न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन। ये चारों हम लोग पढ़ लेंगे, चैप्टर आपका खत्म। न्यूट्रिशन में क्या है? न्यूट्रिशन क्या होता है? जिसको ऑर्गेनिज्म लेता है और अपनी एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए उसको यूज करे, उसको क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। पहला ऑटोट्रॉपिक, दूसरा हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक क्या होता है? जिसमें ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे पे डिपेंड ना रहे, अपना खाना खुद से बनाए। ऐसे टाइप के न्यूट्रिशन को बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक में ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है। ऑटोट्रॉपिक एग्जांपल प्लांट्स। प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, रूट से वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से बनाते हैं ग्लूकोज, और किसको निकालते हैं? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन कहाँ से आई? वाटर के स्प्लिट होने से। ठीक है। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कितने टाइप का? 3 टाइप का। पहला क्या है आपका? पहला है आपका सेप्रोफिटिक, दूसरा है पैरासिटिक, तीसरा होलोजोइक, जो कि हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। सेप्रोफिटिक में क्या होता है? उससे एग्जाम्पल क्या है? फंजाई। क्या करते हैं वो लोग कि अपने फूड मटेरियल को बाहर ही डाइजेस्ट कर लेते हैं और फिर उसको एब्जॉर्ब करते हैं। ऐसे टाइप के न्यूट्रिशन को बोलते हैं सेप्रोफिटिक। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या है? ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रहे। जो दूसरा ऑर्गेनिज्म होता है ना, उसको होस्ट बोलते हैं। उसके संग रहे और उसी से खाना ले, उसको बिना हार्म किए। ऐसे टाइप के न्यूट्रिशन को बोलते हैं पैरासिटिक। और होलोजोइक में हम लोग खाना अपने अंदर लेते हैं, उसको अंदर ही डाइजेस्ट करें, इसको बोलते हैं होलोजोइक। इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन। ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग अब बहुत ज़्यादा हो गया है, तुम लोगों का भी दिमाग में थोड़ा वो हो रहा होगा। ठीक है। वो लोग जो क्या, इसमें हम लोग थोड़ा टाइम चाहिए इसको समझने के लिए। ठीक है। अभी जितना पढ़ा दिया ना, इसके लिए 3-4 लेक्चर चाहिए होते हैं, जो अभी इतना ख़त्म कर दिया। ठीक है।
अब जो अगला लेक्चर है वो दोबारा पढ़ाएंगे, ठीक है। और बस अभी के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए, बोर्ड्स आने वाले हैं और उस पर फोकस करिए। और ये केवल बायो है साइंस का, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़नी है, मैथ भी, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। अच्छे से पढ़िए। बाय बाय। जय हिंद।